जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग इतिहास के 31वां टॉपिक विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए विजयनगर साम्राज्य के बारे में अध्ययन करते हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ना है? तो विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। विजयनगर की स्थापना किसने किया? तो हरिहर एवं बुक्का नामक भाइयों ने किया। कब किया? तो 1336 ईस्वी में किया। उन लोग 5 भाई थे, 5 भाइयों में से 2 भाइयों ने मिलकर किया। कौन? हरिहर और बुक्का। ठीक ना। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है? जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संघ से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। हरिहर और बुक्का जो थे, जो विजयनगर की स्थापना किए थे, किसके आशीर्वाद प्राप्त करके किए थे? तो विद्यारण्य संत से। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना की। हरिहर एवं बुक्का के पिता का क्या नाम था? संगम। ठीक ना। और अपने पिता के नाम पर ही उसने राजवंश का कौन सा नाम रखा? संगम राजवंश। विजयनगर राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर राज साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थे? तो हम्पी थी। ठीक ना। और विजयनगर साम्राज्य के खंडहर जो है तुंगभद्रा नदी पर स्थित है और इसकी राजभाषा कौन थी? तो तेलुगु थी। ठीक ना। चलिए, कुछ संगम वंश है, उसके प्रमुख शासक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक ना। संगम वंश पहला जो है वो कौन सा है? ठीक ना, हरिहर। ठीक। इसका शासन कब से कब तक रहा? तो 1336 से 1356 ईस्वी तक। बुक्का फर्स्ट 1356 से 1377 ईस्वी तक। हरिहर सेकेंड 1377 से 1404 ईस्वी तक। देवराय फर्स्ट 1406 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक। देवराय सेकेंड 1422 ईस्वी से 1446 ईस्वी तक। मल्लिका अर्जुन 1446 ईस्वी से 1465 ईस्वी तक। और विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1450 ईस्वी तक। ये हम लोग संगम वंश के प्रमुख शासक, जिसका कब से कब तक कार्यकाल रहा, उसके बारे में हम लोग पढ़ें। चलिए आगे हम लोग संगम वंश के बारे में पढ़ते हैं। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के कातकीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। ठीक ना। हरिहर और बुक्का पहले क्या थे? तो वारंगल के कातकीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। ठीक ना। विजयनगर साम्राज्य का क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया। विजयनगर साम्राज्य पर कौन कौन सा वंश जो है शासन किए, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला वंश था संगम, दूसरा सलूब, तीसरा तुलुब और चौथा आराबीडू वंश। ठीक ना। यानी कि विजयनगर साम्राज्य पर जो वंशों ने शासन किया, उसमें संगम था, सुलूब था, तुलुब था और आराबीडू वंश था। बुक्का फर्स्ट ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। अब बुक्का जो फर्स्ट था वो क्या चीज़ का उपाधि धारण किया? तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की। हरिहर सेकेंड ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराज धीराज की उपाधि धारण की। और हरिहर जो द्वितीय था वो संगम वंश के शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। इटली का यात्री था कौन? निकोलो कांटी। ठीक ना। किसके दरबार में आया था? तो देवराज प्रथम के दरबार में आया था। याद रखना है कि निकोलो कांटी जो कहाँ का रहने वाला था? तो इटली का। ठीक ना। इटली का निवासी था। किसके दरबार में आया था? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया। देवराय प्रथम ने क्या किया कि तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवा दिया। कौन नदी पर बनवाया? तुंगभद्रा नदी पर। ठीक ना। ताकि जल की जो कमी है नगर में वह दूर हो सके। और सिंचाई के लिए उन्होंने हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया। ठीक ना। और वहाँ पर बांध बनवाने के बाद फिर वो सिंचाई के लिए हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया, यानी तुंगभद्रा नदी पर भी बनवाया और हरिद्र नदी पर भी बनवाया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता था। और संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय था। ऐसे क्या कहा जाता था? तो इमाडी देवराय भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालयों की आय से दी जाती थी। ठीक ना। फारसी के राजदूत था अब्दुल रजाक। ठीक ना। किसके दरबार में आया था? किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। और इसके अनुसार विजयनगर के जो पुलिस वाला का वेतन देता था तो वेश्यालयों के, ठीक ना, वेश्याओं के आय से दिया जाता था। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।
ठीक ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे, ठीक ना। तेलुगु के जो कवि थे श्रीनाथ, ठीक ना, वो कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के साथ दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों की भर्ती किया था और उन्हें जागीरें दी थी। फरिश्ता के अनुसार कह रहा है कि देवराय द्वितीय अपने सेना में 2000 मुसलमान रखे थे, ठीक ना, और उन्हें जागीरें भी दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगवेटकर यानी हाथियों का शिकारी भी कहा गया है। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को क्या कहा गया है? जगवेटकर। जगवेटकर मीन्स क्या होता है? तो हाथियों का शिकारी, ठीक ना, यानी हाथियों का शिकार करता था कौन? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ में महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र पर क्या लिखा? भाष्य लिखा। मल्लिका अर्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। प्रौढ़ देवराय किसको कहा जाता था? तो मल्लिका अर्जुन को। सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश 1485 से 1506 ईस्वी की स्थापना की। यानी सालू वंश की स्थापना किसने किया? ठीक ना, सालू वंश की स्थापना किसने किया? तो सालू नरसिंह ने, ठीक ना। और कब इसका कार्यकाल क्या है? तो 1485 ईस्वी से 1506 ईस्वी तक। सालू वंश के बाद विजयनगर पर तुलु वंश का शासन स्थापित हुआ, ठीक ना। जैसे सालू वंश के बाद जो है कौन सा वंश आया? तो तुलु वंश आया, ठीक ना, तुलु वंश आया। तुलु वंश 1505 ईस्वी से 1562 ईस्वी की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। यानी तुलु वंश की स्थापना किसने किया? तो वीर नरसिंह ने किया। कब किया? तो इसकी शासन काल पीरियड कितना दिन तक रहा? तो 1505 से 1565 ईस्वी तक। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 को शासक बना और सालू नितिम्पात कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली बताया है। यानी तुलु वंश का सबसे महान अगर शासक था तो वो कौन था? तो कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना, ठीक ना। और सालू तिम्मा जो था कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री और सेनापति था। कौन? कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री और सेनापति कौन था? तो सालू तिम्मा, ठीक। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कहा है कि कृष्णदेव राय जो थे भारत का सर्वशाली शासक था, ठीक ना। यानी कि बाबरनामा में बाबर ने बताया है कि कृष्णदेव राय जो थे भारत का सबसे शक्तिशाली शासक थे। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। याद रखना है दोस्तों कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस जो है वह विजयनगर आया था, ठीक ना। हमेशा याद रखना है कि कौन से यात्री विदेश, कोई पूछ देता है, जैसे मान लीजिए इबन बतूता, ठीक ना, मोरक्को के यात्री था, ठीक। पुर्तगाल की यात्री है कौन? डोमिगोस पायस, ठीक ना। तो जो भी यात्री विदेशी यात्री आए हैं वो किस देश से आए हैं और किसके दरबार में आए हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में कौन आया था? तो पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस, ठीक ना। कहाँ आया था? तो विजयनगर में आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, उसको क्या कहा जाता था? तो अष्ट दिग्गज कहा जाता था। अष्ट दिग्गज। उनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है और उनके जो शासनकाल हुआ कृष्णदेव राय का, उसको क्या कहा गया? क्लासिक युग कहा गया। क्योंकि उसमें 8 जो है सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिसको कि अष्ट दिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्यद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में कौन सी रचना किया? तो अमुक्तमाल्यद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। पांडुरंग महात्यम की रचना तेलानी रामकृष्ण ने की थी। पांडुरंग महात्यम की रचना किसने की? तो तेनाली रामकृष्ण ने की थी, ठीक। नांगलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। नांगलपुर नामक जो है नांगलपुर जो नगर है या फिर हजारा है या विठल स्वामी का जो मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्णदेव ने करवाया था। और कृष्णदेव की मृत्यु जो है 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। और कृष्णदेव राय थे, उनको कौन कौन सी उपाधियां मिली? तो आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधियां से उन्हें विभूषित किया गया। तुल्लु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था और तुल्लु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव था।
राशि टंगड़ी या तालीकोटा या बनिहट्टी का युद्ध 13 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ और इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। राशि राजसी तंगड़ी या तालीकोटा, ठीक ना, या बनिहट्टी का युद्ध कब हुआ? तो 13 जनवरी 1565। याद रखना है दोस्तों, कभी कभी पूछ देता है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो 1565 ईस्वी को हुआ। अब इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर का विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बिदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। और विजयनगर का विरुद्ध कौन कौन से दक्षिण में राज्य थे वो तो शामिल थे? तो उसमें बीजापुर था, अहमदनगर था, गोलकुंडा था, बिदर था। और ये सब मिलकर, ठीक ना, इसका विरोध कर रहा था। इसका सब संयुक्त मोर्चा कौन था? तो अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर तालीकोटा का जो युद्ध 1565 में हुआ, ठीक ना, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्ण गोदावरी के कछार में और मराठा वाड़ा प्रदेश में। तो विजयनगर के जो राजाओं थे और बहमनी के जो सुल्तान थे अलग अलग क्षेत्र में आपस में टकराते थे। कहाँ कहाँ टकराते थे? तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्ण गोदावरी के कछार में और मराठा वाड़ा के प्रदेश में। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकुंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। हम लोग दोस्तों आगे पढ़े कि तालीकोटा के युद्ध के बाद सदाशिव, ठीक ना, किसके सहयोग से? तिरुमल के सहयोग से पेनुकुंडा में को राजधानी बनाकर शासन करना आरंभ कर दिया। यानी विजयनगर के चौथे राजवंश आराविडु वंश 1570 से 1672 ईस्वी की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपस्त करके पेनुकुंडा में किया। यानी कि आराविडु वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो तिरुमल था। तिरुमल ने क्या किया कि सदाशिव को हरा दिया, ठीक ना, और पेनुकुंडा में, ठीक ना, इसकी स्थापना की। कौन वंश का? आराविडु वंश का। आराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। और आराविडु वंश का अंतिम शासक कौन था? तो रंग तृतीय था। आराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। और आराविडी के जो शासक था वेंकट द्वितीय, उसी के शासनकाल में वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए है इस प्रकार था। पहला प्रांत, दूसरा, ठीक ना, प्रांत कोटायम या वालाडू जिसको जिला कहा जाता था, ठीक ना, फिर उसके बाद नाडु था, मेलाग्राम जिसको 50 ग्रामों का समूह था, फिर उसके बाद उर था यानी कि ग्राम था। यानी कि पहला प्रांत था। प्रांत को मंडल भी कहा जाता है, ठीक ना, घटते क्रम में है, यानी कि सबसे बड़ा है। बड़ा वाला को क्या कहा जाता था? तो प्रांत कहा जाता था, ठीक ना। प्रांत के दूसरा नाम मंडल था। कोटायम या वल्लाडू था, इसको क्या कहा जाता था? तो जिला होता था, ठीक ना। और उसके बाद नाडु था। नाडु क्या था? तो मेलाग्राम था। मेलाग्राम क्या था? तो 50 गांवों का समूह था। और सबसे जो कम, जो निचले पायदान पर था, उसको उर या ग्राम कहा जाता था। विजयनगर कालीन सेनानायकों को नायक कहा जाता था। और ये नायक वस्तुतः भूसामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अपना उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो आमरम कहलाता था, ठीक ना। विजयनगर कालीन सेनानायकों को नायक कहा जाता था, यानी कि जो सेना के नायक होते थे वो नायक कहलाता था। और ये जो नायक होते थे वस्तुतः भूसा सामंत थे, ठीक ना, भूसा मंत थे। और ये राजा क्या करता था कि वेतन के बदले उसको रख रखाव के लिए विशेष भूमि देता था, भूखंड दे देता था, जिसको कि अमरम कहा जाता था, ठीक ना। आयंगर व्यवस्था। आयंगर व्यवस्था क्या है कि प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। अब इन संगठित ग्राम इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको क्या कहा जाता था? जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे और इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद आनुवांशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इस अधिकारियों की इजाज़त के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान दिया जा सकता था। कहने का मतलब है कि
इन लोग जो था आयंगर व्यवस्था क्या है, तो आयंगर व्यवस्था क्या है कि मान लीजिए शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सब प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन संगठित इकाइयों को 12 प्रशासनिक इकाइयों में, ठीक ना, 12 प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता था। उसी व्यवस्था को क्या कहा जाता था, तो आयंगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आयंगर कहा जाता था। और जितना भी आयंगर होते थे वो अवैतनिक होते थे, यानी कि वेतन नहीं दिया जाता था। क्या होते थे? अवैतनिक होते थे, ठीक ना। उन लोग को वेतन नहीं दिया जाता था। इनकी सेवाओं का तो आखिर दिया क्या जाता था? इनकी सेवाओं के बदले में सरकार उन्हें पूर्णतः लगान मुक्त और कर मुक्त, ठीक ना, यानी कि लगान मुक्त थे और कर मुक्त थे, ठीक ना। यानी कि उन लोग को टैक्स नहीं देना पड़ता था, ऐसा भूमि प्रदान की जाते थे। और इनका पद जो था वह अनुवांशिक थी, यानी कि पिता है तो पुत्र को मिलेगा, पुत्र है तो फिर उसको पुत्र को मिलेगा। और इसको वो बेच या गिरवी रख सकते थे। जो भूमि मिलता था उसको या तो बेच सकते थे या गिरवी रख सकते थे। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाज़त के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान में दी जा सकती थी। मतलब अब उनका हो गया था, ठीक ना। वो अगर चाहे तो इसको बेच सकते थे और चाहे तो इसको दान में दे सकते थे। लेकिन उन अगर दूसरा कोई को करना होता, लेना या खरीदना या किसी को देना होता था, तो उसकी इजाज़त लेना पड़ती थी, ठीक ना। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेश यात्री, ठीक ना। तो कौन से विदेश यात्री किस देश के थे और उनका कार्यकाल क्या था और किसके शासनकाल में भारत आए, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। निकोलो कांटी पहला यात्री कौन है? निकोलो कांटी, जो किस देश का रहने वाला था? तो इटली का रहने वाला था। कब आया? तो 1420 ईस्वी में आया। किसके शासनकाल में आया? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में। अब्दुल रजाक, ये फारस का रहने वाले थे और कब आए? तो 1442 ईस्वी में आए। किसके दरबार में आए? तो 1400 देवराय द्वितीय के दरबार में। नूनीज, ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। किस कब आए? तो 1535 ईस्वी में आए। और किसके कार्यकाल में आए? तो अच्युत राय के दरबार में। डोमियंग पायस, ठीक ना, डोमियंग पायस जो था वो पुर्तगाल के रहने वाले थे। 1515 ईस्वी में भारत आए, ठीक ना। और किसके दरबार में? कृष्ण देव राय के दरबार में आए। बारबोसा, बारबोसा कहाँ के रहने वाले थे? तो पुर्तगाल के रहने वाले थे। और 15 से 16 ईस्वी में किसके दरबार में आए? तो कृष्ण देव राय के दरबार में आए। कणिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय के संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। और कणिक जो था आयंगर उसके पास क्या रहता था? तो जमीन के सारे कागजात रहता था, खरीदने और बेचने वाला। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व के दर का उपज 1/6 भाग था। विजयनगर साम्राज्य का आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? तो लगान था, ठीक ना। और भू राजस्व का कितना दिया जाता था? तो 1/6। विवाह कर वर एवं वधु दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। विवाह जब कर होता था, जो शादी का जो टैक्स होता था, वो वर से भी लिया जाता था, वधु यानी लड़का पक्ष से भी और लड़की पक्ष से भी लिया जाता था। और जो विधवा से अगर शादी करता था तो उसको उससे कर नहीं लिया जाता था, उसको कर मुक्त था। उम्बली, उम्बली क्या था? तो ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को भूधारण पद्धति थी। यानी कि उम्बली जो था वो ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले अगर कोई सेवा करता था तो उसमें भूमि दिया जाता था, तो लगान मुक्त भूमि होता था। तो लगान मुक्त भूमि को धारण करने वाली पद्धति उम्बली कहलाता था। रक्त कोड़गे, युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को रक्त कोड़गे कहा जाता है, ठीक ना। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है युद्ध में अगर शौर्य का प्रदर्शन करते हुए अगर मर जाता है तो उसको जो भूमि दिया जाता था उसको क्या कहा जाता था? रक्त कोड़गे। कड़ागी, ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो कि स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुड़गी भूमि कहा जाता था। यानी कि ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो कि स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर जो भूमि देते थे उसको क्या कहा जाता था? तो कुड़गी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे कुद्दी कहलाते थे। और ऐसा भूमि जो किसान को मजदूर को क्रय विक्रय के लिए यानी खरीदने और बेचने के लिए दे दिया जाता था उसको कुद्दी कहा जाता था। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था और इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरीखाना कहा जाता था। विजयनगर का जो सैन्य विभाग का जो कदाचार थी था सैन्य विभाग था उसको क्या कहा जाता था? तो कदाचार कहा जाता था। और इस विभाग का जो उच्च अधिकारी होते थे उसको दंडनायक या सेनापति कहा जाता था। टकसाल विभाग को जोरीखाना कहा जाता था और टकसाल विभाग होता था उसको क्या कहा जाता था? जोरीखाना। चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। और चेटियों की तरह जो था व्यापार में अगर जो निपुण होते थे दस्तकार वर्ग लोग उसको क्या कहा जाता था? तो वीर पंजाल कहा जाता था।
ठीक, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था, यानी उत्तर भारत से आकर जो दक्षिण भारत में बस गया उसको क्या कहा जाता था, तो बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी, मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेशबग कहा जाता था। ठीक ना, विजयनगर में क्या था, तो दास प्रथा प्रचलित थी और मनुष्यों की खरीद बिक्री होती थी और इस प्रथा को वेशबग कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था और इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। और जो स्त्री मंदिर में रहते थे उसको देवदासी कहा जाता था और इसको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। ठीक ना। चलिए, विजयनगर की मुद्रा जो पैगोडा और बहमनी राज की मुद्रा हुंड थी। ठीक ना, विजयनगर की मुद्रा क्या थी, तो पैगोडा थी और बहमनी राज की मुद्रा क्या थी, तो हुंड थी। ठीक ना, तो बहमनी राज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक ना, यानी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल घंटा को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो को आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके। और भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं और आपके नीचे में लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप देखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।